हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक भाग 1 हमारे अतीत सामाजिक विज्ञान, जिसके चैप्टर संख्या 9 राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1857 के दशक से 1947 तक। इसमें पाठ्य पुस्तक में जो अभ्यास प्रश्न दिए गए उनके हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1870 और 1880 के दशकों में लोग ब्रिटिश शासन से क्यों असंतुष्ट थे? तो आंसर होगा 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया, जिसके जरिए भारतीयों द्वारा अपने पास हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया। उसी साल प्रेस एक्ट भी पारित किया गया, जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जा सके। इस कानून में प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति को जब्त कर सकती थी। 1883 में सरकार ने इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया। इसको लेकर काफ़ी हंगामा हुआ। इस विधेयक में प्रावधान किया गया था कि भारतीय न्यायाधीश भी ब्रिटिश या यूरोपीय व्यक्तियों पर मुकदमे चला सकते हैं, ताकि भारत में काम करने वाले अंग्रेज और भारतीय न्यायाधीशों के बीच समानता स्थापित की जा सकती है। जब अंग्रेजों के विरोध की वजह से सरकार ने यह विधेयक वापस ले लिया तो भारतीयों ने इस बात का काफ़ी विरोध किया। इस घटना से भारत में अंग्रेजों के असली रवैये का पता चल गया। अगला प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किन लोगों के पक्ष में बोल रही थी? आंसर होगा, कांग्रेस ने सरकार और शासन में भारतीयों को और ज़्यादा जगह दिए जाने के लिए आवाज़ उठाई। कांग्रेस का आग्रह था कि विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह दी जाए, परिषदों को ज़्यादा अधिकार दिए जाएं और जिन प्रांतों में परिषद नहीं है वहां उनका गठन किया जाए। कांग्रेस चाहती थी कि सरकार में भारतीयों को ऊंचे पद दिए जाए। इस काम के लिए उसने मांग की कि सिविल सेवा के लिए लंदन के साथ साथ भारत में भी परीक्षा आयोजित की जाए। अगला प्रश्न संख्या 3, पहले विश्व युद्ध से भारत पर कौन से आर्थिक असर पड़े? तो आंसर होगा, पहले विश्व युद्ध से भारत की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति बदल दी थी। इस युद्ध की वजह से ब्रिटिश भारत सरकार के रक्षा व्यय में भी इजाफा हुआ। इस खर्चे को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिया। सैनिक व्यक्ति में इसके इजाफा तथा युद्ध आपूर्ति की वजह से जरूरी कीमतों की चीज़ों में भारी उछाल आ गया और आम लोगों की ज़िंदगी मुश्किल होती गई। दूसरी ओर व्यावसायिक समूह युद्ध से बेहिसाब मुनाफा कमा रहे थे। इस युद्ध में औद्योगिक वस्तुओं की मांग बढ़ा दी और अन्य देशों से भारत में आने वाले आयात में कमी ला दी। इस तरह युद्ध के दौरान भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ और भारतीय व्यावसायिक समूह विकास के लिए और अधिक अवसरों की मांग करने लगे। अगला है प्रश्न संख्या 4, 1940 में मुस्लिम लीग के प्रस्ताव में क्या मांग की गई? तो आंसर होगा, 1940 में मुस्लिम लीग ने देश के पश्चिमोत्तर तथा पूर्वी क्षेत्रों के मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव में विभाजन या पाकिस्तान का जिक्र नहीं था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, मध्य मार्गी कौन थे? वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ किस तरह संघर्ष करना चाहते थे? आंसर होगा, 1885 से 1905 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी नेता नरम विचारों के थे, इसलिए उनको मध्य मार्गी भी कहा जाता था। वे ब्रिटिश शासन के खिलाफ निम्न तरह से संघर्ष करना चाहते थे। मध्य मार्गी नेता जनता को ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण चरित्र से अवगत कराना चाहते थे। उन्होंने अखबार निकाले, लेख लिखे और यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्रिटिश शासन देश को आर्थिक तबाही की ओर ले जा रहा है। उन्होंने अपने भाषणों में ब्रिटिश शासन की निंदा की और जनमत संग्रह के लिए देश के विभिन्न मार्गों में अपने प्रतिनिधि भेजे। लेकिन मध्य मार्गियों को यह भी लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता व न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारतीयों की न्याय संगत मांगों को स्वीकार कर लेंगे। लिहाजा कांग्रेस का मानना था कि सरकार को भारतीयों की भावना से अवगत कराना चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, कांग्रेस में आमूल परिवर्तनवादी की राजनीति मध्य मार्गी की राजनीति से किस तरह भिन्न थी? तो आंसर होगा, बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र के विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाजपत राय जैसे नेता ज़्यादा आमूल परिवर्तनवादी उद्देश्य और पद्धतियों के अनुरूप काम करने लगे थे। उन्हें निवेदन की राजनीति के लिए नरम पंथियों की आलोचना की और आत्मनिर्भरता तथा रचनात्मक कामों के महत्व पर जोर दिया। उनका कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादों पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए। लोगों को स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। तिलक ने नारा दिया, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न संख्या 7, चर्चा करें कि भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन ने किस तरह के रूप में ग्रहण किए? लोग गांधी जी के बारे में क्या समझते थे? आंसर होगा, महात्मा गांधी ने 1920 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया।
1920 से 21 के दौरान असहयोग आंदोलन को और गति मिली। हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। मोतीलाल नेहरू, आर.सी. दास, सीराल गोपाचारी और आसफ अली जैसे बहुत से वकीलों ने वकालत छोड़ दी। अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधियों को वापस लौटा दिया और विधानमंडलों का बहिष्कार किया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। 1920 से 22 के बीच विदेशी कपड़ों के आयात पर भारी गिरावट आ गई, परंतु यह तो आने वाले तूफान की सिर्फ एक झलक थी। देश के ज़्यादातर हिस्से एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े थे। भारत के विभिन्न भागों में असहयोग आंदोलन। कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूहों ने गांधी जी के आह्वान के हिसाब से अर्थ निकाले और इस तरह के रास्ते अपनाए जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। सभी जगह लोगों ने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। गुजरात में पाटीदार किसान आंदोलन ने अंग्रेजों द्वारा थोप दिए गए भारी खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। तटीय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के भीतरी भागों में शराब की दुकानदारी की घेराबंदी की गई। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क अदा कर बिना भी अपने जानवरों को छोड़ देते थे। उनका विरोध इसलिए था क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संगठनों पर उनके अधिकारों को बहुत सीमित कर दिया था। उन्हें यकीन था कि आज गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को ख़त्म करा देंगे। बहुत सारे गाँव में किसानों ने ऐतराज़ का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि गांधी जल्द ही स्थापित होने वाला है। सिंध में मुस्लिम व्यापारी और किसान खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित थे। बंगाल में भी खिलाफत सहयोग के संगठन गठबंधन ने ज़बरदस्त सांप्रदायिक एकता को जन्म दिया और राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत प्रदान की। पंजाब में सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए आंदोलन किया। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ता हुआ दिखाई दिया। असम में गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए चाय बागान मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग शुरू कर दी। उन्होंने अंग्रेजी स्वामित्व वाले बागानों की नौकरी छोड़ दी। उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते थे। उस दौर में बहुत सारे असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज का यशगान किया जाने लगा। गांधी जी को समझना, ये आप पढ़ लेना। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया? आंसर होगा 1930 में गांधी जी ने ऐलान किया कि वे नमक कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक के उत्पादन और बिक्री पर सरकार का एक अधिकार होता था। महात्मा गांधी और अन्य राष्ट्रवादियों का कहना था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि यह हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है। नमक सत्याग्रह ने स्वतंत्रता की व्यापक चाह को लोगों की एक खास शिकायत से जोड़ दिया और इस तरह अमीरों और गरीबों के बीच मतभेद पैदा नहीं होने दिया। गांधी जी और उनके अनुयायी साबरमती से 240 किलोमीटर दूर स्थित दांडी तक पैदल चलकर गए और वहां उन्होंने तट पर बिखरा नमक इकट्ठा करते हुए नमक कानून का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। उन्होंने पानी उबालकर भी नमक बनाया। इस आंदोलन में किसानों, आदिवासियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। नमक के मुद्दे पर एक व्यावसायिक संघ ने पर्चा प्रकाशित किया। इस तरह से गांधी जी ने नमक कानून को तोड़ने का फैसला किया। अगला प्रश्न संख्या 9, 1937 से 40 को उन घटनाओं पर चर्चा करें जिनके फलस्वरूप पाकिस्तान का जन्म हुआ। तो 1937 में चुनाव। 1937 के प्रांतीय चुनावों ने मुस्लिम लीग को इस बात पर विश्वास दिला दिया कि देश में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं और किसी भी लोकतांत्रिक संरचना में उन्हें सदा गौण भूमिका निभानी होगी। उनको यह भी भय था कि संभव है कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व ही न मिल पाए। 1937 में मुस्लिम लीग संयुक्त प्रांत कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाना चाहती थी, परंतु कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को नहीं माना, जिससे कांग्रेस तथा लीग के बीच दूरी बढ़ गई। लीग के जनाधार का विरोध विस्तार। 30 के दशक में कांग्रेस मुस्लिम जनता को अपने साथ जोड़ रखने में असफलता दिखाई दी। कांग्रेस तथा लीग के बीच वार्ता की असफलता, 1946 के प्रांतीय चुनाव और कैबिनेट मिशन का आगमन। इस प्रकार प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस और भारत का विभाजन। अगला प्रश्न है, आइए करके देखें। पता लगाएं कि आपके शहर, जिले, इलाके या राज्य में राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह आयोजित किया गया, किन लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और किन लोगों ने उसका नेतृत्व किया। राष्ट्रीय आंदोलन, आंसर होगा राष्ट्रीय आंदोलन भारत की आज़ादी के लिए सबसे लंबे समय तक चलने वाला एक प्रमुख राष्ट्रीय आंदोलन था। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की औपचारिक शुरुआत 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना के साथ हुई। इस बार की तरह लोग इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं।
सारे सहभागियों को याद करते हैं, उनके गीत जुड़ जाते हैं। इस प्रकार ये काफ़ी लंबा हो गया। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।